सो हाय एवरीवन, दिस इज रॉबिन और मैं आप सभी को वेलकम करता हूं हमारे अनअकैडमी एसएससी के इस प्लेटफॉर्म पे। तो आज हमारे साथ हमारे एसएससी कैटेगरी के रिलेटेड जो एजुकेटर्स हैं, आई मैं आपका इन्फॉर्मेशन कराऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन एजुकेटर्स किस किस रेस्पेक्टिव फील्ड में क्या क्या चीज़ें कवर करते हैं, और जो सीईटी का हमारा बैच है उससे रिलेटेड हम जो भी डाउट्स हैं या बेसिक आइडियाज़ जो भी रिलेटेड हमारे कैटेगरी से निकलते हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ हैं सुमित गोयल सर, हु इज वेल नोन फैकल्टी फॉर द रीजनिंग फॉर एसएससी कैटेगरी। तो हाय हाय सुमित सर। सर हेलो। एंड देन हमारे साथ अमन वशिष्ठ सर हैं, हु इज आल्सो अ वेल नोन फैकल्टी फॉर इंग्लिश कैटेगरी इन एसएससी डोमेन। तो मैं आप सभी का मतलब आप सेशंस भी देखते होंगे, यूट्यूब पर भी सर रखे हैं, एसएससी प्लेटफॉर्म पे आपका प्लस में भी सर पढ़ाते हैं। तो वेलकम सर, वेलकम अमन सर। थैंक यू रॉबिन। हेलो, कैसे हो रॉबिन? मैं ठीक हूँ सर, मैं ठीक हूँ सर। एंड देन हमारे पास है बरखा मैम। बरखा मैम इज ऑल्सो वेल नोन फैकल्टी फॉर इंग्लिश एंड बोथ रीजनिंग डोमेन एसएससी के अंदर एंड फॉर द बैंकिंग ऑल्सो। तो आज हमारे साथ ये सभी एजुकेटर्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो एक एक करके हम अपने इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे एंड विल सी कि हम कैसे अपने आने वाले बैच में इन चीज़ों से रिलेटेड या जो भी बेसिक डाउट्स निकलते हैं उन पर हम एक एक करके स्टूडेंट्स की आने वाली क्वेरीज को डिस्कस करेंगे। तो मैं सबसे पहले बरखा मैम मैं आपसे स्टार्ट करूंगा। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ये सीईटी का बेसिक आइडिया निकल कर आया कि द ऑल थ्री ऑर्गेनाइजेशन जो कि आईबीपीएस, एसएससी एंड रेलवे था, वो बेसिक पैटर्न पर अब एक कॉमन प्रीलिम्स के लिए प्लान कर रहे हैं। दिस इज द बेसिक प्लान जो कि ऐसा निकल कर आया। तो बहुत सारे डाउट्स ऐसे निकल कर आते हैं कि नाउ क्या चीज़ें डिफरेंस होंगी उस प्रीलिम्स में। मतलब बेसिक एक आइडिया मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि कैसे ये सीईटी बैच या फिर सीईटी जो एक आइडिया है उसे आप कैसे बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स को जिनके अंदर भी ये डाउट होता है। ये देखिए रॉबिन, इन माय ओपिनियन इसमें बैंक और एसएससी के संग संग रेलवे भी इंक्लूड हो रहा है। रेलवे में पहले इंग्लिश नहीं आती थी, अब रेलवे भी इसका पार्ट होगा और इंग्लिश इसमें आएगी। ठीक है, तो ये पेपर इसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जाएगा इस चीज को, और ये रेलवे के स्टूडेंट्स भी दे रहे हैं। तो जो पेपर होगा ये बहुत ही मॉडरेट लेवल पे सेट किया जाएगा। ये ऐसा नहीं होगा कि बहुत डिफिकल्ट लेवल पे सेट किया जाए, क्योंकि रेलवे के स्टूडेंट्स भी इंक्लूड हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो पेपर होगा, प्री का जो लेवल होता था आपका, वो सारे लेवल को कंबाइन करके आएगा। ग्रामर को वेटेज देना चाहिए इसमें मेरे अकॉर्डिंग, इसीलिए जो बैच है इस पे मैंने भी इसी तरीके से डिजाइन कर रखा है। लेकिन क्योंकि बैंक के भी बच्चे इसमें रहेंगे, बैंक के भी लर्नर्स रहेंगे, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी होगा। तो जो बैच डिजाइन हुआ है, ब्रह्मास्त्र बैच जो सीईटी है, वो इसी चीज को दिमाग में रख के किया गया है डिजाइन, कि ग्रामर को भी वेटेज दिया जाए और वोकैब को भी दिया जाए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजंबल सारी चीजें होंगी, लेकिन एक मॉडरेट लेवल पे, क्योंकि सीएचएस जो आपका रेलवे का स्टूडेंट है, जो एसएससी का है, वो सारा स्टूडेंट इसको देगा। तो मेरे हिसाब से इस तरीके का पैटर्न रहना चाहिए। जो फर्स्ट पेपर होगा वो इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, तो इसमें आज सच पैनिक करने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। जी, बेसिक आइडिया मतलब सीईटी का यही है कि एग्जैक्टली तीनों जो अपने अपने अलग जो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस थे उनके पैटर्न थोड़े बहुत डिफरेंट होते थे। जैसे कि आपने बताया बैंक में, आई मीन रेलवे में रीजनिंग, आई मीन इंग्लिश इतना नहीं आता था, आई मीन बिल्कुल ही नहीं आता था। सो ऑब्वियसली इसको एक बेसिक बनाकर एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करने की कोशिश करी जाएगी, जिसमें एटलीस्ट ग्रामर का बेसिक स्ट्रक्चर बच्चों को पता हो जो रेलवे के पार्टिसिपेंट्स हों। कॉम्प्रीहेंसिव हाँ, क्योंकि रेलवे के स्टूडेंट्स इस टाइम पे बहुत ज्यादा परेशान है। इंग्लिश तो उनको डर लगता था, इसीलिए वो रेलवे ऑप्ट बहुत ज्यादा करते थे। इस टाइम से वो बहुत परेशान है कि मैम अभी रेलवे भी इंक्लूड होगा, तो हाउ वी विल बी एबल टू टैकल दिस पर्टिकुलर सेक्शन। तो मैं सारे रेलवे के स्टूडेंट्स को कहना चाह रही हूँ कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो कभी भी पार्शियल नहीं होती है। वो एक मॉडरेट पेपर सेट करेगी जो सबके लिए बेनिफिशियल होगा। सुमित सर, मैं आपके पास आऊँगा एंड देन अभी हम यहाँ पर बात करेंगे रीजनिंग को लेके, एज यू आर वेल नोन फैकल्टी फॉर द रीजनिंग ऑल्सो। तो अगर मैं बात करूँ, बैंकिंग में भी हमारा प्रीलिम्स में रीजनिंग आता है, बट एसएससी और बैंकिंग का पैटर्न काफ़ी क्या मतलब 80% का बोल सकते हैं कि एकदम ही अलग है। बिल्कुल। रेलवे और एसएससी का मान सकते हैं कि मतलब 80% को कॉमन शेयर करते हैं। तो आप जी जी बैच में कैसे देखते हैं सर, कैसे चीज़ें? सर, देखो हमारा तो ये मानना है कि जैसे एसएससी, रेलवे और बैंक, तीन चीजों को अपन कंबाइन कर रहे हैं, और इनमें से दो का वेटेज ऑलमोस्ट सेम है। रेलवे एसएससी में कोई फर्क नहीं है, लेवल लगभग सेम है, और बैंक थोड़ा इनसे डिफरेंट पड़ता है। जहां तक हम बात करें कि तीनों का रेशो मानते हैं, तो वी कैन से दैट 2/3 रेशो बनता है एसएससी का और रेलवे का मिलाकर,
और 1/3 बनता है बैंकिंग का, तीनों का इक्वल जाए तो। लेकिन अगर लेवल की बात करें, मैंने कहा कि लेवल रहेगा मॉडरेट, कोई बहुत टफ पेपर है, नहीं बात नहीं है, तीनों चीजें कंबाइंड है। और बैंकिंग में कुछ टॉपिक है, लाइक इक्वलिटी है, उसके 2 क्वेश्चन डाल दिए, लाइक एक बेसिक लेवल की पजल है, सिटिंग है, चीजें आ सकती हैं, इनको अपन अवॉइड नहीं कर रहे। लेकिन रहेगा लेवल वही एसएससी का, रेलवे का और मिक्सचर वाला। एक बेस को आप एसएससी रेलवे मान सकते हो कि हाँ भाई ये अपना एक फिक्स सिलेबस है, इसको अपन कवर करेंगे तो काफी कुछ अपना कवर हो जाएगा। तो हम भी बैच में सर ये प्लान करते हैं कि जो एसएससी और रेलवे का बच्चा है उसकी एक बेसिक जो सिलेबस की स्ट्रेटजी है वो कंप्लीट हो जाए। जो टॉपिक तीनों के कंबाइंड है, जो एसएससी में भी आते हैं, रेलवे के भी आते हैं, बैंक के भी आते हैं, उनको अपन इस लेवल पे कर लें कि तीनों ही एग्जाम का सिलेबस कवर कर लें, तीनों में वो एक साथ कवर कर लें सर। बाकी उम्मीद तो यही होनी चाहिए कि एसएससी का और रेलवे का ही सिलेबस ज्यादा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रेशो। आज भी रीजनिंग सेम है, एसएससी की वही है, वही रेलवे की है, पर बैंक की डिफरेंट है। तो सर मेरे ओपिनियन ये है कि 2/3 अगर देखें अपन तो एसएससी और रेलवे होना चाहिए और 1/3 बैंक। तो बैंक का वेटेज कम है और बाकी का वेटेज ज्यादा है। लेकिन वेटेज कम का मतलब अवॉइड नहीं कर रहे, उनमें जैसे क्वेश्चन आते हैं 5 इक्वलिटी के, 5 आते हैं इनपुट के, तो मे भी 1 या 2 क्वेश्चन का वेटेज अपन डाल सकते हैं कि हाँ भाई इतना काम आ सकता है सर। तो हम भी अपने बैच में ये सब कवर करेंगे कि हाँ भाई हर एक प्रकार के टॉपिक कवर हो जाएं, ताकि बच्चा एक हर प्रकार ज्ञान लेके पहुंचे एग्जाम में। वो जब सेंटर पे जाए तो उसे लगे नहीं कि मुझे वो नहीं आता या मुझे ये नहीं आता, वो सब कुछ उसको आना चाहिए, यही मान के चलते हैं सर। या इवन इस सीईटी बैच का सर आइडिया भी ये था, इसमें ये भी नहीं था कि अगर हम कॉमन चीज बेस की तैयार मतलब क्लियर कराने की कोशिश करें। इवन इसमें बैंकिंग का जो रीजनिंग पार्ट है उसका भी एक स्ट्रक्चर तैयार है, जो कि बैंकिंग रीजनिंग का भी एक फाउंडेशन तैयार करने की कोशिश करेगा। जी ऐसे किसी भी पैटर्न में नहीं रहेगा कि किसी को लेफ्ट आउट कर दिया जा रहा है। अभी सपोज कीजिए जैसे रीजनिंग हम बैंकिंग की बात कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि उसे लेफ्ट आउट किया गया है। देयर इज अ स्पेसिफिक टीचर विल बी टेकिंग द रीजनिंग पार्ट आल्सो। So this is how this CET is going to work. Then मैं आऊँगा अमन श्रीवास्तव, अमन वशिष्ठ सर के पास। Then अमन सर वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल। और देखिए सर यहाँ पर एक बहुत ही मतलब कॉमन चीज़ वही निकल कर आएगी रेलवे वाले बच्चों की, अगर मैं आपसे बात करूँ कि जो इंग्लिश का है उसमें वो पहले उतना उनका ध्यान नहीं रहता था। बट अगर मैं ग्रामर सेक्शन की बात करूँ तो अभी ग्रामर भी, वोकैब भी, देन उसके बाद आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट भी, एंड देन आपने ऑल्सो एसएससी का खुद ने आपने क्लियर किया हुआ है। देन मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी आपसे थोड़ा सा स्ट्रैटेजी अगर मैं बात करूँ कि किस तरीके से चीज़ें फक डालेंगी इस सीईटी में, तो आप कैसे लगता है सर, आप कैसे लेते हैं इस सीईटी पैटर्न को? सर सबसे ज्यादा तो बच्चा परेशान है वो है सिलेबस को लेकर, क्योंकि अभी तक सिलेबस जैसे बारिका मैम ने, सुमित सर ने बताया, ये बिल्कुल बेसिक कॉमन सेंस वाली बात मुझे लगती है कि मुझे 3 ऑर्गेनाइजेशन को क्लब करना है। और जब भी कोई नई चीज लाई जाती है, फर्स्ट टाइम लाई जाती है, फॉर एग्जांपल जैसे हम लेके आए, मतलब ऑनलाइन एग्जाम लेके आए, ऑफलाइन टू ऑनलाइन स्विच हुए एकदम से, तो होता क्या है ना कि अपने को ये चीज देखनी पड़ेगी कि डिफिकल्टी लेवल जो है वो इतना मॉडरेट रहे कि सबके सब उसको टैकल कर पाए। तो ये गवर्नमेंट को भी पता है ये सब चीजें, तो वो जब पेपर जो डिजाइन किया जाएगा वो इस चीज को ध्यान में रख के किया जाएगा। जैसे अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में क्या है, ग्रामर है, वोकैब है, आरसीए। बैंकिंग को टफ मानते हैं, क्यों मानते हैं टफ? क्योंकि वो पूरी की पूरी रीडिंग बेस्ड है। जो बच्चा शुरू से रीडिंग कर रहा है इंग्लिश मीडियम में, नॉवेल्स पढ़ने का जिसको शौक है, जो इंग्लिश मूवीज देखता है, वो बहुत जल्दी बैंकिंग एग्जाम में बहुत बढ़िया स्कोर करने लायक हो जाता है बच्चा। लेकिन अगर मैं वही बात करूं रेलवे के ऐसे बच्चे की जिसने सिर्फ इसलिए रेलवे को चूज किया था, जो बेचारा हिंदी मीडियम से था और उसने इंग्लिश से सिर्फ बचने के लिए रेलवे को चूज किया था, उस बच्चे को भी अगर आप सेम पेपर दिलाना चाह रहे हो तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि जो एग्जाम लेना है वो किस लेवल का लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसमें खास ध्यान रखा जाएगा कि ग्रामर के जैसे बेसिक रूल्स होते हैं, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो हर बच्चे को आते हैं कि ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगी। तो ऐसे वाले रूल्स आपको उन पे मुझे लगता है क्वेश्चंस खूब देखने को मिलेंगे। रीजन कि ऐसे जो अपना रेलवे वाला बच्चा है उसको भी तो एग्जाम दिलाना है ना, तो उसको भी ध्यान में रख के इस टाइप की चीजें जैसे बेसिक वोकैब जो याद करने की चीजें हैं, आरसी पे मुझे लगता है कि उतना डिफिकल्टी लेवल नहीं जाना चाहिए जैसा बैंकिंग का जाया करता है। जैसे वो जो जंबल सेंटेंसेस आते हैं, पीक्यूआरएस पूरे पूरे सेंटेंसेस, 3-3 सेंटेंस का एक एक पार्ट है उसका, पीक्यूआरएस करना है, एक पार्ट के अंदर 3-3 सेंटेंसेस दे देते हैं बैंकिंग में कई बार, एसबीआई पीओ लेवल की अगर मैं बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि उतना लेवल जाएगा हमारे आरसी वाले पोर्शन का। क्योंकि आरसी एक ऐसी चीज होती है जिसको बनाने के लिए आपको बहुत टाइम चाहिए। आप एक लैंग्वेज सीख रहे हो, ये लगा सकते हैं आप। तो मुझे लगता है कि उसका जो डिफिकल्टी लेवल है आरसी का थोड़ा सा मॉडरेट बनाना पड़ेगा एग्जाम वालों को, ताकि रेलवे वाले भी फाइट दे सकें। वरना ये तो सीधी सी बात होगी कि रेलवे वालों को आप भारी करना चाह रहे हो,
तो उनको भी एक अच्छी फाइट मिले, उनको भी एक बढ़िया चांस मिले इस एग्जाम के अंदर, तो उसके लिए जरूरी है कि उस चीज को मॉडरेट किया जाए। यानी याद करने वाली चीजें जैसे ग्रामर है, वोकैब है, उनका वेटेज थोड़ा सा ज्यादा रखा जाए और आरसी का थोड़ा सा हल्का रखा जाए। और यहीं अगर बात करें अपन मैथ्स की, क्वांट की, तो क्वांट के अंदर जैसे पहले बैंकिंग में एडवांस मैथ नहीं आता था, अब हम बैंकिंग को भी मर्ज कर रहे हैं, एसएससी को भी मर्ज कर रहे हैं, रेलवे को भी मर्ज कर रहे हैं, और बैंकिंग का सारा पार्ट कैलकुलेशन बेस्ड था। तो अब दोनों चीजों को अपने को मर्ज करना है। तो फिर वही बात, डिफिकल्टी वाली बात, कि अगर पहले ही सेट के अंदर आप ट्रिगो के, ज्योमेट्री के, मेंसुरेशन के अगर इतने बड़े क्वेश्चंस डाल दोगे या ऐसे क्वेश्चंस डाल दोगे जो फिर वही बात होगी कि एक सेक्टर को आप पीछे करने वाली बात हो जाएगी। मुझे इसमें लगता है कि सबसे फायदे में रहेंगे वो रहेंगे एसएससी वाले बच्चे, क्योंकि एसएससी दोनों के ऑलरेडी बीच में है। वो बैंकिंग वालों से, जैसे अगर मैं रेलवे की बात करूं वो इंग्लिश को निगलेक्ट करे बैठे हैं, और अगर मैं बैंकिंग की बात करूं वो एडवांस मैथ को निगलेक्ट करे बैठे हैं, उन्होंने पढ़ाई नहीं कभी। तो मुझे ऐसा लगता है इसमें जो सबसे फायदे का बच्चा जो रहेगा वो रहेगा एसएससी वाला, जो पहले से एसएससी के टच में है, क्योंकि ये इन दोनों के मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बीच में लाई करती है। तो जो पेपर बनना चाहिए वो कहीं ना कहीं एसएससी प्री वाला जो लेवल था उसके अराउंड ही घूमना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, कहीं वहीं लाई करना चाहिए। तो अगर बच्चे की बात करूं तो मुझे लगता है कि अगर जो रेलवे वाला भी बच्चा है उसको अभी से थोड़ा सा हल्की फुल्की वोकैब या जो बेसिक जैसे बुक्स हैं, जैसे कोई भी अगर मुझे लगता है एसएससी की तैयारी करता है तो एक प्लेन टू पैरामाउंट बुक है, हर बच्चे के पास होती है, तो मुझे लगता है एक बार उसको रीडिंग उसकी शुरू कर देनी चाहिए अभी से, ताकि वो बेसिक ग्रामर के रूल्स कम से कम ये जान ले, अच्छा प्रोनाउन में ये है, अच्छा एडजेक्टिव में ये है, कम से कम उसको हल्का फुल्का एक बार आइडिया हो, और फिर उस बैच को साथ साथ वो करता रहेगा, ज्वाइन करता रहेगा, तो उससे वो चीजें होती रहेंगी उसको। मुझे ऐसा लगता है कि ग्रामर और वोकैब पे थोड़ा सा एटलीस्ट पहला जो सीईटी होगा उसमें मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा फोकस रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट ये सब पार्ट ज्यादा डाल दोगे तो रेलवे वाला बच्चा बिल्कुल आउट हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और अगर मैथ्स की बात करें, क्वांट की बात करें, तो उसमें फिर वही प्रीवियस ईयर प्री वाले कम से कम बच्चे को सेट एक बार लगाने चाहिए, एक बार सिलेबस, ऑब्वियसली कोर्स तो देखो पूरा करना पड़ेगा आपको। एक बार कोर्स पूरा करने से क्या होता है, आपको एक तो सिलेबस का अच्छे से आइडिया हो जाता है कि इस चैप्टर में ये वाली चीजें पूछी जा रही हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में इस टाइप के सवाल आते हैं, तो एक तो ये वाली चीज अपने को सबसे पहले अपने को समझना है। तो यही मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर जो प्री वाले हैं एटलीस्ट बच्चे को वो प्रैक्टिस करने शुरू कर देने चाहिए। जी जी जी, इवन ये जो सीईटी का बेसिक आइडिया है, अगर मैं अपनी लर्निंग्स को बताने की कोशिश करूँ तो इसमें हमने रेलवे, अगर कोई भी एस्पायरेंट रेलवे का पहले तैयारी कर रहा है, या फिर अगर कोई भी स्पेसिफिक बच्चा बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, कोई भी ऐसी एक चीज मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे रेलवे वाले बच्चे हैं, किसी भी बच्चे को ना डरना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। रीजन क्या है कि हर बच्चे को ना सर मैं तो रेलवे का हूँ, मेरी इंग्लिश कैसे होगी, सर मैंने तो इंग्लिश पढ़ी नहीं है, उन्होंने इंग्लिश पहले पढ़ रखी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बच्चा, जैसे अब ऑफलाइन तो ऑनलाइन शिफ्ट हुए थे, तो बच्चे एकदम ऐसे जैसे कुछ पता नहीं क्या होने वाला है, तो जो भी होगा वो सबके साथ होगा। पहले तो आपको ये बात माननी, अपने मन को समझानी पड़ेगी कि जो भी चीजें हो रही हैं वो सबके साथ हो रही हैं, ऐसा नहीं कि आपके अकेले का सीईटी हो रहा है बाकी सब पहले वाले पेपर देने जा रहे हैं। तो जो बैंकिंग वाला बच्चा होगा उसके लिए भी कुछ नया है, उसको भी कुछ अलग पढ़ना पड़ेगा, रेलवे वाले को भी कुछ अलग पढ़ना पड़ेगा, और एसएससी वाले को भी कुछ ना कुछ अलग पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल एक चीज को बाहर करने की कोशिश करी जाएगी। तो रेलवे वाले किसी भी बच्चे को घबराने की जरूरत नहीं है, आपको भी हल्की सी चीजें ज्यादा पढ़नी है, ऐसी बाकी सबको भी ज्यादा पढ़नी है। तो इस चीज को लेकर बिल्कुल भी डिमोरलाइज नहीं होना है कि हमें इंग्लिश नहीं आती या पता नहीं हमारा क्या होगा, लेवल मॉडरेट ही रखा जाएगा, वरना फिर ये तो फाइट इक्वल हुई नहीं ना। तो उस चीज का जरूर ध्यान रखा जाएगा पेपर बनाते समय। इवन देखो जैसे सीईटी का अभी आइडिया निकल कर आया है और अभी उसको इम्प्लीमेंट भी नहीं करा गया है, अभी सिलेबस भी मार्केट में नहीं है। तो अभी जो 21 से स्टार्ट होने वाला जो सीईटी बैच है, इसमें इवन कोई भी एस्पायरेंट जो अगर रेलवे की तैयारी कर रहा हो, या कोई बैंकिंग की तैयारी कर रहा था, कोई एसएससी की तैयारी कर रहा हो, तो हर चीज से रिलेटेड उसको फाउंडेशन देने की तैयारी करी गई है। अगर मैं क्वांट की बात करूँ तो क्वांट में उसमें एडवांस भी कराया गया है, फाउंडेशन तैयार कराने की कोशिश करी है, उसमें हम मैथमेटिक भी ले रहे हैं। इवन बैंकिंग का जो जैसे सिंप्लीफिकेशन का पार्ट होता है, एक कुछ ऐसी बेसिक स्किल्स होती हैं जो कि रिलेट करती है बैंकिंग के प्रीलिम्स से, वो भी इंक्लूड किया गया है। इवन रेलवे के अंदर क्वांट में एक एक्स्ट्रा चीज आती है स्टैट्स का पार्ट, वो स्टेट का पार्ट भी इसमें कवर कराया गया है। तो इसमें बेसिक चीजें जो डाली गई हैं ब्रह्मास्त्र बैच में, नाम ही इसको इसलिए दिया गया है कि अगर किसी को अभी आइडिया नहीं है तो वाई टू वेस्ट टाइम, आपको भी टाइम वेस्ट करने की उतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं है। इस बैच को अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, अगर जैसे मैं बैंकिंग वाले बच्चों की बात करूं, वो जीएस का सेक्शन उसमें नहीं आता था,
बट अभी क्या है, इस बैच में अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो आप जीएस के पार्ट को भी, लाइक आप साइंस का भी बेसिक फाउंडेशन ले रहे हो, आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ों का फाउंडेशन आपको वहाँ पे मिल रहा है। अगर मैं रीजनिंग की भी बात करूँ कि अगर बैंकिंग का रीजनिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है बाकी चीज़ों से, एसएससी और रेलवे से, तो उसका भी सेपरेट इसमें कोर्स पेज है जो कि आपको रीजनिंग का भी एक फाउंडेशन देने की कोशिश करेगा। तो ये तो बेसिक डिस्कशन हमने करा अभी सीईटी पे यहाँ पर बेस्ड। अगर मैं यहाँ पर जैसे कि अभी 5th को आई थिंक कल ही हमारा नोटिफिकेशन आता था एसएससी का, लेकिन वो आया नहीं है अभी तक। लेकिन अभी डाउट थोड़े से फिर बच्चों के अंदर बन गए हैं कि कब वो हमारा नोटिफिकेशन आएगा, कैसे कैसे चीज़ें रहेंगी। तो बस थोड़ा सा मैं सब्जेक्टिव चीज़ों पर एसएससी के लिए जो बच्चे हैं उनसे रिलेटेड मैं यहाँ पर कुछ छोटे से डाउट पूछता हूँ। बल्कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कि कल नोटिफिकेशन आना था, और एसएससी के बच्चे की अगर मैं स्पेसिफिकली आपसे बात करूँ तो प्रीलिम्स मेंस आप इंग्लिश के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वोकैब सेक्शन को अगर ओवरऑल वेटेज तो आपको पता ही है, प्रीलिम्स में भी अपना 50 मार्क्स रखता है, देन मेंस में भी अच्छा खासा वेटेज है। तो आप कैसे देखते हैं, अगर आप किसी बच्चे को थोड़ा सा एक ओवरव्यू देना चाहें तो कैसे आप बोलेंगे कि आपको इस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए? Can you please repeat your question? आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, अभी आ रही है, बीच में बहुत हेजी हो गई थी। ओके, मैं ये बोल रहा था जैसे अभी हमारा जो CGL 2019 नहीं, मतलब 19 का जो हमारा मेंस भी आने वाला है, देन 2020 का हमारा नोटिफिकेशन भी जो कल आना था, तो वो दोनों ही बच्चों के लिए, क्योंकि सामने उनके एक के सामने मेंस भी है और एक के सामने प्रीलिम्स भी है, तो दोनों को चीज़ों को आप कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की मैं बात करूँगा, वोकैबुलरी मतलब इंग्लिश पार्ट को किस तरीके से आप बच्चों को अपनी तरफ से आइडिया देना चाहिए? इंग्लिश पार्ट में ग्रामर वेरी इंपॉर्टेंट। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ठीक है। सी इंग्लिश पार्ट में ग्रामर वेरी इंटरेस्टिंग, तो वो बहुत ही आसानी से कवर हो जाती है। और आप रन के क्वेश्चन करते हो आप ओके। सो इंग्लिश पार्ट की ग्रामर है वो बहुत जल्दी से आसानी से कवर हो जाती है, लेकिन जब आप उसमें बात करते हो वोकैबुलरी की और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, तो वो थोड़ा सा बोरिंग लगता है स्टूडेंट्स को। तो मैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी वोकैबुलरी की डिस्कस करूंगी जो मैं अपने हर स्टूडेंट्स को बताती हूँ और उनको बहुत बेनिफिट होते हैं। ऐसा नहीं है कि वोकैबुलरी आप ट्रिक के संग कर लो। वोकैबुलरी एक ऐसी चीज है जो रेपिटेटिव रिविजन करके ही बहुत अच्छे से स्ट्रांग होती है। मैं अपने हर स्टूडेंट को बताती हूँ, आप 5 डेज की साइकिल चलाओ। मतलब कि डे 1 में आप सिर्फ 15 वोकैबुलरी करिए, 15 से 20, 10 भी करो तो ठीक है, उससे ऊपर आप मत करो। और जब आप डे 2 में जाओगे तो आप डे 2 में नए वोकैबुलरी के वर्ड्स करो और दोबारा से जो डे 1 है उसको रिवाइज करो। फिर जब आप डे 3 में जाओगे 15 नए वर्ड्स करो और डे 1 और डे 2 दोनों रिवाइज करो। इस तरीके से आप 5 की साइकिल चलाओ, और ये 5 जो आपका है ये 6th डे पूरा रिवाइज हो जाएगा हमारा। तो जब ये 5-5 करके साइकिल चलती रहेगी तो वो डे 1 का ही रिवीजन 4 से 5 बार हो रहा है, तो अपने आप वर्ड्स आपके एकदम दिमाग में बैठे रहते हैं। ठीक है। और रही बात जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऐसा नहीं है कि आप अगर द हिंदू करोगे तभी आपका बहुत अच्छा हो पाएगा। अगर आप इंग्लिश नहीं पसंद है तो आपको फर्स्ट डे से कभी भी द हिंदू नहीं स्टार्ट करना चाहिए। ऑलरेडी उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी क्रिटिकल होती है, और आप बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं पढ़ते हो और तुरंत आप पढ़ना शुरू कर रहे हो, आप द हिंदू ले रहे हो, तो दिस इज नॉट द राइट स्ट्रैटेजी। आपको जिस भी चीज में इंटरेस्ट है, नॉवल में, इंग्लिश बुक्स में, आप उस बुक को पढ़ो। ग्रेजुअली आप द हिंदू पे शिफ्ट करोगे, कभी भी द हिंदू को डे 1 से नहीं शुरू करना चाहिए। तो अगर आप लोग 2020 के एस्पिरेंट हो तो आपको तो रीडिंग शुरू करनी चाहिए। रीडिंग, आई एम स्पेसिफिकली सेइंग, नॉट द हिंदू। रीडिंग शुरू करिए, 1 महीने जब आप रीड करते रहोगे, इंटरेस्ट बनेगा, तब फिर आप द हिंदू पे शिफ्ट हो। एंड इफ यू आर एसएससी सीजीएल मेन स्टूडेंट, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ मेंस के जो प्रीवियस ईयर अभी लेटेस्ट 2 से 3 साल के हैं उनको करिए। और अगर आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो बैंक के प्री लेवल के आप आरसी कर सकते हो। मेंस पे मत जाइए क्योंकि मेंस बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन आप प्रीवियस प्रैक्टिस क्या करते हैं, जो मॉक में क्वेश्चंस आते हैं बहुत डिफिकल्ट होते हैं, मेरे पास भी मॉक के क्वेश्चंस आते हैं और उससे फिर वो डिमोरलाइज होना शुरू हो जाते हैं बहुत ही ज्यादा, कि मेरे आंसर्स तो सही आते हैं बट अभी मैंने मॉक दिया तो वो बेकार हो गया। तो आई विल जस्ट गिव वन सजेशन फ्रॉम माय साइड कि अगर आप प्री के स्टूडेंट हो तो आप रीडिंग शुरू करिए फॉर योर कॉम्प्रीहेंशन। बाद में हम आएंगे द हिंदू पे और
और अगर आप मेंस के स्टूडेंट हो तो आप सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस शुरू करिए, क्योंकि ऑलरेडी आपकी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रीवियस ईयर में मेंस में अगर सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करी जाए तो बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, फिर पैराजंबल के बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, 100 नंबर का तो आपका लगभग कॉम्प्रिहेंशन होता है। तो प्रीवियस ईयर का मतलब ये नहीं है कि आप 10 साल पहले के स्टार्ट कर रहे हो, वो तो बहुत इजी आते थे। अभी लेटेस्ट 2 से 3 साल, ये मेरी एडवाइस है प्री और मेंस दोनों के स्टूडेंट्स को सेपरेटली। सुमित सर, मैं अगेन आपके पास आऊँगा, और जैसे कि 2020 का अभी नोटिफिकेशन जो कि आना था आया नहीं है, बट वो फुली आ जाएगा। जी तो जी उन बच्चों के लिए जो कि रीजनिंग का पार्ट ऑब्वियसली प्रीलिम्स में ही होता है, तो उनसे रिलेटेड छोटी सी आपसे गाइडेंस चाहूँगा बच्चों को लेके। और आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे भी अगर प्रकाश डालेंगे कि मेंस के बच्चे भी अभी एग्जाम लिखने वाले हैं और देन प्रीलिम्स भी आ रहा है, तो उससे रिलेटेड आप अपना आइडिया दीजिए। देखो सर, अगर हम बात करें प्रीलिम्स की, तो प्री में जो रीजनिंग का लेवल है तो वो सब जानते हैं कि काफी सिंपल इजी आता है, लेकिन उसमें 3-4 ऐसे टॉपिक हैं जहाँ बच्चे अक्सर अटकते हैं। जैसे मान लो काउंटिंग का फिगर टॉपिक है सर, बच्चों की समस्या बनी रहती है। एक टॉपिक है मिसिंग नंबर, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन। तो ये 5 एक टॉपिक हैं जिन पर बच्चों को मुझे लगता है कि शायद प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चन कर लेने चाहिए। 2-4 साल के नहीं, इनमें तो 10 साल तक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्वांटिटी मैटर करती है। तो ये जो टॉपिक है 3-4 बच्चा इन पे फोकस करे तो प्री में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो रीजनिंग का क्लास नोट्स होता है अपना, वो सफिशिएंट है चीजें कवर करने के लिए। जहां तक बात करें मैथ्स की, क्वांटिटेटिव की, तो प्री और मेंस की मैथ्स में बहुत अधिक डिफरेंस नहीं है। तो टॉपिक तो सारे सेम है, लेवल का फर्क है, लेवल में दिन रात के चेंज आ जाते हैं। तो अगर एक बच्चा अगर मान लो तैयारी करता है प्री एग्जाम के लिए और उसे क्वांट्स को स्टार्ट करना है, तो मैं चाहता हूँ कि बच्चा पहले ना एक सेक्शन कैसे करे। मान लो अर्थमेटिक है तो उसने उसको स्टार्ट कर लिया, तो पूरी अपनी अर्थमेटिक कवर करे बहुत बढ़िया से, सलीके से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक टेस्ट सब लगा के वो करे। देन बच्चा मूव करे एडवांस पे, और फिर एडवांस को एक एक टॉपिक, मतलब टॉपिक कम पढ़ो। मैं ये बच्चों को बोलता हूँ हमेशा क्लास में अपने बच्चों को कि टॉपिक कम पढ़ो, जितने पढ़ो उतने पूरे पढ़ो। अगर रीजनिंग के 20 टॉपिक हैं, आपके पास टाइम कम पड़ता है, आप 15 पढ़ लो, लेकिन 15 ऐसे पढ़ लो कि उनमें कोई डाउट आपका बच नहीं पाए, उनमें कोई दिक्कत रह नहीं पाए, वो सारा काम आपका कंप्लीट हो जाए। वैसे मैं कह रहा हूँ कि रीजनिंग हो या मैथ्स आप स्टार्ट कर रहे हो, तो पर्टिकुलर एक एक टॉपिक को उठाकर उसके कंसेप्ट सीखो, कंसेप्ट की पूरी समझ बनाओ क्या है ये, और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल करो। 5 साल 10 साल जो भी टाइम मिलता है आपको, उस टाइम के अकॉर्डिंग उसे सॉल्व कीजिए। सीजीएल प्री का एग्जाम हो या कंबाइंड हाई सेकेंडरी लेवल का एग्जाम हो या सीपीओ का एग्जाम हो या कोई भी एसएससी का एग्जाम होता है, जेई का एग्जाम मान लो, स्टेनो का मान लो, रीजनिंग का लेवल लगभग लगभग सब में सेम ही होता है। कोई डिफरेंस वाली बात नहीं है। अगर आपने किसी एक को फोकस कर लिया तो ये मान लो आपने सारे एग्जाम कवर कर लिए, कोई डिफरेंस नहीं है सर। और वही कहानी से मैथ्स में बच्चों को जरूरी है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। कंसेप्ट आपने एक बार समझ लिया भाई कि हाँ सीपी ये है, एसपी ये है, एमपी ये है, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, तो जितनी वो प्रैक्टिस करेगा, जितना वो अभ्यास करेगा, उतना ही निखार आएगा बात का, उतना रिजल्ट आएगा। तो बच्चों को चाहिए कि क्लास के साथ साथ में डबल ट्रिपल टाइम पर अपना प्रैक्टिस को फोकस करें। प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है सर, रीजनिंग हो या मैथ, दोनों के लिए इक्वल। जी 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 जी, थैंक यू सर। तो अमन सर, मैं आपके पास आऊँगा, और जैसे अभी हमारा CHSL एग्जाम भी है, उसका भी Tier 2, क्योंकि अभी जो लैपटॉप मतलब छोटे थोड़े बच्चों का जो एग्जाम रह गया था, उसके बाद देन उनका भी Tier 2 एग्जाम होगा CHSL का। इवन जो मेंस भी लिखने वाले हैं उनका भी फिर 15-20 दिन के गैप के बाद रिटन एग्जाम भी होने वाला है। देन वहाँ पर ऑब्वियसली आपकी रिटन स्किल्स अगर आपके पास है तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको इंग्लिश का, या फिर हिंदी में भी बच्चे लिखते हैं, बट अगर मैं आपसे इंग्लिश वाले बच्चों की बात करूँ, तो आप कैसे उनको गाइड करना चाहेंगे कि इंग्लिश के लिए क्या उन्हें न्यूज़पेपर रीडिंग, या फिर उसमें अपनी राइटिंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, या फिर ग्रामर का भी वहाँ पर किस तरीके से बोला सकता है। और अगर 2020 वाले बच्चे हैं जो कि प्रीलिम्स भी लिखेंगे, तो उनके लिए कुछ इंग्लिश से रिलेटेड अगर आप मतलब से टिप्स देना चाहें। पहले मैं प्री वालों के लिए बता देता हूँ जिनका प्री आने वाला है। देखो जी मुझे जी ऐसा लगता है कि बच्चा जो होता है ना, वो कई बार बहुत कंफ्यूज हो जाता है। जैसे अभी सुमित सर ने भी बोला कि मैथ्स के लिए भी जैसे प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस होता क्या है, बच्चे को ऐसा लगता है कि अभी जैसे मैं बैच भी ले रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल प्लस का कोई बैच चल रहा है, बच्चा कहेगा सर पीडीएफ दे दो, सर क्वेश्चन की पीडीएफ दे दो। उन्हें मतलब बेसिकली पीडीएफ इकट्ठी करनी है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ, कि बच्चे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि पहले आप जो रिलेवेंट पोर्शन है उसको कवर कर लें। जैसे चैप्टर खत्म हो, कोई भी चैप्टर खत्म हो, नाउन खत्म हुआ, प्रोनाउन खत्म हुआ, एडजेक्टिव खत्म हुआ, पहले चैप्टर वाइज लगा लो।
चैप्टर वाइज सबके 100 क्वेश्चन लगा लो, किसी रैंडम किताब से निकालो, प्लेन टू पैरामाउंट से लगा लो, एसपी बख्शी से लगा लो, मिरर ऑफ कॉमन एस, किसी से भी लगाओ। पहले बेसिक मटेरियल जो सबसे रिलेवेंट मटेरियल है उसको तो कवर करने पर, लेकिन उसको है कि मैं पीडीएफ कवर कर लूं, इस टीचर की पीडीएफ ले लूं, उस टीचर की पीडीएफ ले लूं, तो इसमें बच्चा भटक जाता है बहुत ज्यादा। क्वेश्चन की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, सिर्फ 500 पर चैप्टर के 500 क्वेश्चन बना दिए गए हैं, एक ही कॉन्सेप्ट को 50 बार रिपीट कर दिया गया, क्वेश्चंस की ऑथेंटिसिटी नहीं है, उनमें टाइपिंग एरर है दुनिया जहान के, तो उससे क्या होगा, बच्चे का सिर्फ और सिर्फ टाइम खराब होगा। ये मैथ्स के अंदर भी बच्चा ऐसे ही करता है, उस टीचर के नोट्स ले लूं, उस टीचर के नोट्स ले लूं, ये किताब कर लूं, वो किताब कर लूं, तो वो गलती मैंने भी करी थी। जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मैं भी ऐसे कंफ्यूज हो गया था मैथ्स को लेकर, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद टफ क्वेश्चन करने से मेरी रैंक अच्छी आ जाएगी। मैं क्या कर रहा हूँ, वो वाले टीचर के वो नोट्स ले लो। अच्छा, एक प्लेटफॉर्म करके किताब आया करती थी, पतली पतली किताबें आती थी प्लेटफॉर्म की, उसकी ट्रिगो की अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, तो मुझे लगा प्लेटफॉर्म में मुश्किल सवाल आते हैं, वो सर रुक्मिणी प्रकाशन, हाँ रुक्मिणी प्रकाशन की खूब पढ़ी है मैंने भी तो वो। मुझे लगता था कि अच्छा अपन प्लेटफॉर्म लगा लेंगे ना तो अपनी रैंक बहुत अच्छी आ जाएगी। लेकिन जब मैं पेपर में बैठा तो मेरा मेंस का पेपर ही पूरा नहीं हुआ, मतलब 20 क्वेश्चन मेरे से मैथ्स के हो ही नहीं पाए मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में। सोचो कि मैं अटेम्प्ट ही 160 का ही करके आ पाया, क्यों? सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं दिया, और मेरा स्कोर रह गया 127 फर्स्ट टाइम जब मेरा मेंस का अटेम्प्ट था मैथ्स के अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे को सबसे पहले सबसे रिलेवेंट चीज को बार 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 प्रैक्टिस करना चाहिए, चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो इंग्लिश हो। आपका जो बेसिक क्वेश्चन है कि 5 चीजों का एसपी इतना है, 3 चीजों का एसपी इतना है, जो बेसिक सवाल जो आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, पहले उन चीजों पे बार बार प्रैक्टिस करके पकड़ बनाइए, ताकि पेपर में आपको सोचना ना पड़े कि इस क्वेश्चन को मुझे करना कैसे, आपको पता हो ये क्वेश्चन है अभी ऐसे होगा। पेपर में बैठ के अगर आपको ये भी सोचना पड़ रहा है ना कि ये क्वेश्चन होगा कैसे, फिर आपका मैथ्स का पेपर पूरा नहीं होगा। पर सेम बात इंग्लिश के लिए, बजाय कि 50 टीचर की 50 पीडीएफ इकट्ठी करके उनको लगाने से अच्छा आप चैप्टर वाइज जो बेसिक किताबें, सबसे बेसिक किताबें जो मार्केट में है का कंटेंट लगाने से सबसे पहले अच्छा प्रीवियस ईयर को लगाइए। वो ऑथेंटिक कंटेंट है, उसके आंसर्स चैलेंज होके सही भी हो चुके हैं, जो 1-2 आंसर गलत होते हैं, तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस करिए, उससे अच्छा कंटेंट कुछ भी नहीं। पीछे से शुरू हो जाओ, 2019, 18, 17, 16, अब तो प्री के अंदर एक पेपर, मतलब एक साल में 40 शिफ्ट आती हैं, तो अगर आप लगाने लगेंगे तो आप 3-4 साल से ज्यादा के तो पेपर ही नहीं लगा पाएंगे। तो उतना कंटेंट लगा लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। 50 चीजों पे हाथ मारने से कुछ नहीं होगा, अपना रिलेवेंट कंटेंट पढ़ो सबसे पहले। और जहां तक बात रही जो राइटिंग वाला पोर्शन है, तो बेसिक बच्चे को समझना पड़ेगा कि उसके लिए ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर किताब आती है, एक ही किताब आएगी सब इसी में से आएगा, ऐसा नहीं। बच्चे जब वो लास्ट में, मुझे याद है उस टाइम पे जब वो बच्चे रट के गए थे, नमामि गंगे रट रहे हैं, एफडीआई पे रट रहे हैं, और आ गया था कि अर्थक्वेक आ जाए तो क्या करना चाहिए। तो एजुकेशन से बेसिक सा ही आएगा, रिलेटेड। ज्यादा इधर उधर का नहीं आएगा ये। हाँ, ये चीज समझना पड़ेगा। उससे पिछले साल आया था ये अर्थक्वेक वाला, बाद में आया एजुकेशन वाला। तो है क्या चीज ना, आपको करना क्या है, आपको बेसिकली अपने दिमाग में थॉट्स लाने हैं और उनको फिर इंग्लिश में लिखना है। वो कैसे पॉसिबल है? सबसे पहले जितना आप रीड करोगे उतना ही अच्छा आप राइट कर पाओगे। ये बात समझनी पड़ेगी कि जो ज्यादा इंग्लिश जितनी अच्छी पढ़ेगा उतनी अच्छी वो इंग्लिश लिख पाएगा। सबसे पहले अपने को थोड़ी सी हैबिट डालनी है रीडिंग की। जैसे बरखा मैम ने कहा, जरूरी नहीं है द हिंदू पढ़ो, मैं अपने किसी बच्चे को सजेस्ट नहीं करता द हिंदू पढ़ो, मैं कहता हूँ तुम बॉलीवुड पढ़ो, मसाला खबरें पढ़ो, उसमें इंटरेस्ट आएगा। इसको जब तक आप इसको एज अ काम लेंगे कि ये मेरा काम है, मुझे काम दिया गया, तब तक आपसे नहीं हो पाएगा। जब तक आपकी हॉबी नहीं बनेगी तब तक मजा ही नहीं आएगा। जैसे व्हाट्सएप चलाने का मन करता है, जैसे फेसबुक चलाने का मन करता है, एक टाइम के बाद आपका आर्टिकल पढ़ने का मन लगेगा अगर आप अपना पसंदीदा आर्टिकल पढ़ो। बॉलीवुड पसंद है बॉलीवुड पढ़ो, स्पोर्ट्स पसंद है स्पोर्ट्स पढ़ो, जस्ट उसको रीडिंग की हैबिट डालो ताकि अच्छे सेंटेंसेस लिख पाओ, थोड़े से अच्छे सेंटेंसेस आप फ्रेम कर पाओ। अब करना क्या है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, दुनिया जहान की वेबसाइट्स हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर CHSL रेटिंग, 50 टॉपिक वो आपको दे देंगे, 20 दे देंगे। हर टीचर ने वीडियोस बना रखी होती हैं, 20-30 टॉपिक वो लिखवा देते हैं। कोई गारंटी नहीं किसी में से क्या आएगा, लेकिन आप ये मान के चलना कि उसी में से आएगा। उसको आपने पढ़ना है और उस पे इंटरनेट से निकाल के, जैसे भी आपने अपनी कॉपी के अंदर 30-40 ऐसे लिख लेने, उनको 2-3 बार लिख के देखना है। उससे होगा क्या, एग्जाम में आएगा डिफरेंट ही, तुक्के की बात है उनमें से कुछ आ जाए तो आएगा डिफरेंट ही, लेकिन आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा कि मैं कुछ पढ़ के आया हूं, मैं वैसे ही नहीं मुंह उठा के आ गया हूं यहाँ पे।
तो होगा क्या, वो जो कॉन्फिडेंस होगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है बच्चे का, यार कोई किताब की एश्योरिटी तो है नहीं, किसमें से आएगा किसमें से नहीं आएगा, छोड़ यार, वो बच्चा बहुत डिमोरलाइज हो जाता है जाके। उसको ऐसे लगता है कि बाकी सब पढ़ के आए और मैं नहीं पढ़ के आया। आप कुछ भी पढ़ के जाओ, 3-4 जैसे एक नीतू मैम पतली सी किताब आती है टीयर 3 के लिए, जिसके अंदर काफी सारे वो ऐसे लेटर होते हैं। एसपी बख्शी डिस्क्रिप्टिव है, उसके अंदर काफी सारे ऐसे लेटर्स होते हैं। तो आप कोई भी किताब पढ़िए लेकिन उसको पढ़ के जाइए। 30-40 ऐसे 30-40 लेटर्स आप लेके जाइए, अपनी कॉपी में उनको लिखिए, प्रैक्टिस करिए, उससे मोराल बूस्ट होगा आपका। आपको लगेगा कि मैं कुछ करके आया हूं। और कितना अच्छा आप लिख पाएंगे ये डिपेंड करेगा कि कितना ज्यादा आप रीडिंग करते हैं। जितनी आप रीडिंग करेंगे उतना ही अच्छा आप अपने थॉट्स को लिख पाएंगे। और एक चीज मैं और सजेस्ट करना चाहूंगा कि लिखना शुरू करने से पहले पहले अपने दिमाग में ग्राफ बना लें। काफी बार क्या होता है, बच्चा उसको लगता है टाइम खत्म हो जाएगा, टाइम खत्म हो जाएगा। बहुत टाइम होता है डिस्क्रिप्टिव में, सच बता रहा हूँ, बहुत टाइम होता है। मैंने जब डिस्क्रिप्टिव दिया था आधा घंटा पहले बैठ गया था मैं उसमें, खाली हो गया था बिल्कुल। बहुत टाइम होता है डिस्क्रिप्टिव में। बच्चा क्या करता है, उसको लगता है टाइम खत्म हो जाएगा और वो जैसे ही आया टॉपिक लिखना शुरू कर देगा। और जब उसका पूरा लिख देगा ना, फिर उसको अरे यार ये पॉइंट भी लिख सकता था यार मैं, अरे यार ये इतना बढ़िया पॉइंट था, ये भी लिख सकता था यार मैं। तो सबसे पहले अपने दिमाग में पहले 5 से 7 मिनट में अपने दिमाग में एक स्ट्रक्चर बनाना कि मुझे ये लिखना है, ये सबसे पहले मुझे लिखना है। अच्छा कोई जैसे पॉल्यूशन पे आ गया, अच्छा इसके ये वाले टाइप लिखने हैं मुझे, अच्छा इसको कैसे टैकल करना है लिखना। अपने दिमाग में एक स्ट्रक्चर बनाना है जो भी आप लिखने वाले हो उसका, और फिर उसको लिखना शुरू करना है। तो बस यही सलाह थी मेरी प्री वालों के लिए और सीएचएसएल रिटर्न वालों के लिए। Sir, so I think the basic idea of this session was कि जो भी बेसिक डाउट्स बच्चों के अंदर बने रहते हैं, सबसे बड़ा जो डाउट आजकल के टाइम में चल रहा है वो सीईटी मेरे ख्याल से है कि मुझे ये क्या करना है, मैं इसमें क्या करूँ। मैं रेलवे की तैयारी कर रहा था, अभी अगर प्रीलिम्स ही वो कॉमन कर देंगे, मतलब इस वाले एग्जाम के बाद वाला ऑब्वियसली दैट दे आर प्लानिंग कि वो 2021 से उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। सो मोस्ट ऑफ द डाउट्स जो आते थे वो इसी से रिलेटेड आते थे। सो देयर इज अ डेडिकेटेड बैच फॉर ऑल द 3 कैटेगरी, जिसमें रेलवे, बैंकिंग और एसएससी, तीनों बच्चों को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो बैंकिंग वाले हो, बैंकिंग वालों को अगर जीएस का थोड़ा सा ध्यान देना है तो देयर इज अ फाउंडेशन बैच जिसमें सारे टॉपिक्स जीएस से रिलेटेड वो भी कराए जा रहे हैं। अगर रेलवे वाला बच्चा है तो इंग्लिश जो कि बेसिक स्ट्रक्चर है हमारी पर्सनल एबिलिटी के भी लिए भी, तो उसमें भी वो बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कराने की कोशिश करी जाएगी। सो दिस सीईटी बैच इज स्टार्टिंग ऑन 21st of September, एंड देन बाकी जो 2020 के एग्जाम के लिए हैं वो रेगुलर बैचेस हमारे आते रहते हैं। एंड देन देयर आर एक्सपर्ट्स who have already there on the platform like Berkham and Aman sir and Sumit Goyal sir. So thanks a lot everyone. Thank you Berkham man for being with us. Thank you Aman sir for being with us, and thank you Sumit sir. I hope आपने भी enjoy किया होगा ये सेशन जितना मैंने किया, and I hope बच्चों के काफी सारे डाउट्स क्लियर होंगे. So thank you everyone. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू।